हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसा कि आपने पहले लूसेंट का प्राचीन भारत से 15 टॉपिक देख लिया था। 14 टॉपिक देखकर 15वां पे आ गए थे, जिसमें कि आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, साथ ही साथ मगध राज का जो उत्कर्ष हुआ था, सिकंदर के बारे में आपने देख लिया था, और मौर्य समाज में आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी अच्छे से, और बिंदुसार के बारे में लास्ट क्लास देखा था, जिसमें कि आपको लास्ट में देख लीजिए यहाँ पे बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, अपने आप को रिकॉल कर लीजिए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन? तो बिंदुसार हुआ था, जिसने कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। इसे आप अमित्रघात के नाम से जानते थे। अब अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक, मतलब शत्रु विनाशक यानी कि शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, यहाँ से आपने देखा था कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन की उपाधि दी गई थी। बिंदुसार के ही शासनकाल में तक्षशिला, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, यहाँ पर हुए विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले किसे? सुसीम को, और बाद में अशोक को भेजा था। तो आज अशोक के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक दो लाइन और देख लीजिए। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। किसे? बिंदुसार को। किसने? तारानाथ ने। कितने राज्यों का? तो 16 राज्यों का विजेता बताया था। और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका कि प्रधान खल्लाटक कहलाता था। ठीक है, यहाँ तक आपने लास्ट क्लास में देखा था। आज आइए अशोक के बारे में देख लेते हैं। जो लोग नए हों, ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आकर देख लीजिएगा। 2 पार्ट में आपको टोटल अभी तक में 14 जो टॉपिक था वो बता दिया गया था। 15वें टॉपिक में मौर्य साम्राज्य, आज अशोक के बारे में आप देखने वाले हो। इस क्लास को आप देखिए। टोटल जो है इस प्राचीन इतिहास से आपका 28 टॉपिक, जैसा कि आपको बताया गया था, इसे आप देख लीजिए। देखते ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज भी आ जाएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो आपको करवा दिया जाएगा, यानी कि लूसेंट कोशिश की जाएगी लूसेंट पे आपका अच्छा पकड़ करवा देने का। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए अशोक के बारे में स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहीं पे आपका एक बात है, क्या? 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था कौन? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, ध्यान रखिएगा। ये दिव्यावदान के अनुसार आपको बताया गया है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अगर पूछेगा राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक क्या थे, तो राज्यपाल कहाँ के? अवंती, आपको ध्यान रखना है। माशकी, गुर्जरा, नेत्तुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के बारे में अगर पूछे कि कैसे आपको पता चला कि अशोक का नाम अशोक ही था, तो माशकी, गुर्जरा, नेत्तुर और उडेगोलम के अभिलेख से ये पता चलता है। देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा इस पेज में हो सकता है थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आए, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगलहल्ली से प्राप्त उभारदार जो मूर्ति शिल्प है, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी कि राजा अशोक के बारे में उल्लेखित है, मतलब यहीं से पता चलता है। ठीक है, देखिए, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन के आता है कि किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया था। तो आपको भ्राभू अभिलेख ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। भ्राभू अभिलेख में स्वयं को अशोक ने मगध का राजा बताया था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया था। ठीक है, पुराण के अनुसार अगर आप देखेंगे अशोक का नाम तो अशोकवर्धन मिलता है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। यह जो है 13वें शिलालेख में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अशोक ने अपने जो राजगद्दी पर जब वो बैठे तो उसके 8वें वर्ष के बाद ही 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कहाँ पर? तो कलिंग पर आक्रमण किए और कलिंग की राजधानी तोसली पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। यह जो है आपके 13वें शिलालेख में दिया हुआ है। प्लिनी का कथन है कि
मिस्र का राजा फिलाडेल्फ, जिसे आप टॉलमी द्वितीय के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फ ने पाटलिपुत्र में डायनिशियस नामक एक राजदूत भेजा था। अगर पूछेगा कि अशोक को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो किसने दिया था, तो बौद्ध भिक्षु, नाम ध्यान रखेंगे उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। ठीक है। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी रहे थे। कलहन के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का भी मतलब उपासक था। ठीक है। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी कि बौद्ध धर्म में उसे चेंज जो करने का क्रेडिट जाता है वो निग्रोध, आप नाम ध्यान रखेंगे, इन्हीं को जाता है। इन्हीं का प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना पसंद किया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कहाँ पर? तो अहरौरा लेख में ना यह बताया गया कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। ठीक है। ये जो अशोक के ना प्रमुख जो शिलालेख हैं और उनमें क्या क्या विषय दिया हुआ है तो ये देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, 14 उनका शिलालेख मिला है। ठीक है। 14वां में ही सबसे पहले आप देखिए, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। यानी कि सबसे जो लास्ट शिलालेख है उसमें अशोक ने जनता को, यानी पब्लिक को, कैसा जीवन? धार्मिक जीवन, यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मोह माया त्याग दीजिए आप। यानी कि सबसे लास्ट में जैसे इंसान अपने धर्म के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, मानने लगते हैं, तो वही कहा गया है कि 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए कहा। 13वां में इसने कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम उल्लेख है जहां पर उन्होंने धर्म प्रचारक भेजे थे। 13वां में उन्होंने कलिंग के बारे में, उनके युद्ध के बारे में है। यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। 12वां में इसने स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही है। 11वें में धर्म की व्याख्या की गई है। 10वें में इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। यह किस में है? 10वां में दिया हुआ है। 9वां शिलालेख में दिया है कि इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 7वां और 8वां में क्या है? अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? 7वें और 8वें में। 6ठा में अगर देखना हो तो देखिए, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 5वें में इसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी इनसे मतलब मिलती है। 4था में इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा इन्होंने किया था। देखिए 3रे में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। यह तीसरा में क्या दिया था कि हर 5वें वर्ष के बाद ये दौरे पर जाए, मतलब प्रजा के साथ मिलजुल कर देखें क्या सिचुएशन रहा है 5 साल में, क्या बदला क्या नहीं बदला। दूसरा में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और पहले में पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि अशोक के पहले शिलालेख में ही पशु बलि की निंदा की गई है, ध्यान रखिएगा। पहला में जो पशु बलि है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे किसी से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है, बट पहला ध्यान रखेंगे। दूसरा में पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का बात किया है। जो आपका ये 5वां है इसमें महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी। 6ठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7वें और 8वें में तीर्थ यात्रा के बारे में दिया हुआ। 11वें में धर्म की व्याख्या। 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है, सम्मान वगैरह उनको मतलब इससे रिलेटेड बात है। फिर आपका 13वां में कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन। और 14वें में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए मतलब उकसाने के वाला बात, उकसाना तो आपको होता है लड़ाई झगड़ा वाला सेंस में, मतलब प्रेरित करना, तो ये किया गया था किसमें? 14वें में। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की इन्होंने यात्रा की थी। देखिए अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी नामक जो जगह है आपका यहाँ पर की यात्रा किए थे। किसने? अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा, आजीविकों को रहने के लिए किसने और कहाँ पर? तो बराबर की पहाड़ियों में किसने
अशोक ने गुफा का निर्माण करवाया था, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अशोक के द्वारा 4 गुफा का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? तो बराबर की पहाड़ी में। नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह दोनों एक साथ आएगा। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। किसमें? 7वें में, जिसमें कि आपका तीर्थ यात्रा का विवरण था, अभी आपने देखा था। देखिए अशोक के 7वें स्तंभ लेख में, वैसे आपने देखिए अशोक के जो 7वें स्तंभ लेख है उसमें आजीविकों का उल्लेख किया गया है और महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र, नाम क्या है? महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा, इन दोनों को कहाँ पर? तो श्रीलंका भेजा था। क्यों भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को इंग्लैंड इन्होंने भेज दिया था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। पूछेगा अशोक ने कितने स्तूप का? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने? अशोक ने ही करवाया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। देखिए जैसे आप यहाँ पे शिलालेख देख रहे हैं ना, शिला मतलब पत्थर होता है ना, उस पर जो लिखवाने का काम है उसी तरीके का होता था। आप सिंपल लैंग्वेज में अगर कंफ्यूज कर रहे होंगे तो बस इतना समझिए, आप जिस भी गांव से, शहर से आप बिलोंग करते होंगे, वहाँ पे जो गली वगैरह बनता है, रोड वगैरह बनता है, आपने देखा होगा नेता लोग वहाँ पे सीमेंट बालू वगैरह का एक छोटा सा स्टेचू, मतलब कहिए कि वो बना के रेक्टेंगल के आकार का रहता है, वो बना के उस पर लिखा जाता है कि इसके कर कमलों के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस तरह का जो लैंग्वेज में लिखा रहता है सेम उसी तरीके का था, बट वो शिला पर लिखा जाता था। तो यह जो है ना, पूछेगा लिपि कौन कौन सा? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान से, यह पूछा जाएगा आपसे। अरमाइक लिपि का जो अभिलेख है कहाँ पर? अफगानिस्तान। इसके साथ ही साथ ग्रीक के बारे में पूछेगा तो भी अफगानिस्तान से। खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है ये शाहबाजगढ़ी से एवं मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है वहाँ से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख इनके मिले हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए खरोष्टी लिपि के बारे में समझिएगा। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी जो आप लिखते हैं यहाँ से बायां से स्टार्ट करके दायां जाते हैं, बट पहले उल्टा होता था, ठीक है। खरोष्टी कैसे लिखा जाता था? दाईं से बाईं, ध्यान रखिएगा। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है आपका गुहालेख, ठीक है। अशोक के शिलालेख की जो खोज है 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की जो सबसे पहले सफलता है वर्ष 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप के द्वारा उनको ही कहिए कि सफलता मिला था। अशोक के शिलालेख को ना खोजा तो गया था 1750 में ही, ठीक है, जिसमें कि पादरेटी फैंथेलर के द्वारा ये खोज की गई थी। संख्या टोटल कितना? 14, अभी आपने देखा। अशोक के अभिलेख को पढ़ने का अगर कहा जाए सफलता कब, तो वर्ष 1837 में। अगर पूछे किसे, तो जेम्स प्रिसेप को यह मिला था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या टोटल पूछे कितना है, तो 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। स्तंभ लेख अगर पूछेगा कितना, तो आपको 7 बताना है, ठीक है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। 6 जगह से 7 उनका स्तंभ लेख मिला है। पहला आप देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है ना, ये सबसे पहले कहाँ पर? कौशाम्बी में था, और इसे अकबर ने इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया था। दूसरा वाला जो आपका दिल्ली टोपरा है, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था।
दिल्ली टोपरा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से यह दिल्ली लेकर आया गया, तो अभी दिल्ली में है तो इसलिए दिल्ली टोपरा नाम इसका पड़ा। दिल्ली मेरठ में देखिए यह पहले मेरठ में स्थित था यह स्तंभ लेख, फिरोज शाह के द्वारा ही है कहाँ पर, तो दिल्ली से भी लेकर आ गया, तो दिल्ली मेरठ इसका नाम पड़ा। चौथा आपका रामपुरवा है। यह स्तंभ लेख चंपारण जो कि बिहार में है यहीं पर स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने किया था। पूछे किसने किया था, तो कार्लायल ने किया था। ठीक है, कब? 1872 में इसकी खोज की गई थी। लौरिया अरिराज जो कि चंपारण बिहार में है, काफ़ी बार यह पूछा भी गया है बीएसएससी में आपका, या फिर जो बिहार का एग्जाम वगैरह है उसमें खास करके यह क्वेश्चन बीपीएससी वगैरह में पूछा जाता है, क्योंकि ये बिहार से आपका रिलेटेड है, तो ये और एक और है वो पूछा जाता है। लौरिया अरिराज पूछे तो चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ पूछे तो चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। पूछेगा किस में मोर का चित्र बना है, तो आपको बताना है कि लौरिया नंदनगढ़ वाले में ना, जो कि बिहार में है, इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ मिला था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, किसे? कौशाम्बी अभिलेख को। कौन सा अभिलेख? तो रानी का अभिलेख के भी नाम से आप इसे जानते हो। अशोक का जो 7वां अभिलेख है यह सबसे लंबा है। पूछेगा कौन सा? 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अगर याद रखना हो तो ऐसे याद रखिए, सप्ताह में जो 7 दिन होता है, 7वां दिन जो होता है वो कहिए कि जैसे छुट्टी वगैरह आपको मनाने के लिए मिलता है, और वो सबसे लंबा दिन आपके लिए लगता है, क्योंकि आप अगर घर में रहते हैं, बाहर कहीं नहीं जाना होता, तो टाइम थोड़ा स्लो पास होता है और दिन काफ़ी लंबा लगता है। कौन सा लंबा लगता है? तो सप्ताह का 7वां यानी कि अंतिम दिन। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख अगर पूछे तो रुम्मी देई है। अगर पूछे कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख तो रुम्मी देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया, और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी कि बलि जो होता था उसे माफ़ कर दिया गया था। ठीक है, जो अशोक का सबसे पहले ये समझिए कि सबसे लंबा अभिलेख 7वां है, अशोक का सबसे छोटा जो अभिलेख है ये रुम्मी देई है। इसी में लुम्बिनी में जो धम्म यात्रा के दौरान उन्होंने भू राजस्व की दर को 1/8 भाग कर दिया था, और लुम्बिनी ग्राम का जो धार्मिक कर यानी कि बलि है इसको माफ़ कर दिया गया था। देखिए महास्थान के बारे में समझिए, जो कि बांग्लादेश में है। यहाँ से प्राप्त शौगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से? महास्थान से, जो कि बांग्लादेश में। यहाँ से प्राप्त शौगौरा का जो ताम्रपत्र अभिलेख है, इसी में मौर्य काल में जो अकाल आया, सूखा था जैसे देवी प्रकोप के समय में राज्य द्वारा जो राहत कार्य किए जाने का कार्य जो किया गया था उसके बारे में यहाँ से विवरण यानी कि जानकारी आपको मिलती है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ध्यान रखेंगे, पूछे कि किसमें यह घोषणा किया गया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो प्रथम पृथक शिलालेख में किया गया था। अशोक का सार एक कुना, ठीक है, अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक का सार एक कुना अभिलेख ग्रीक और आर्मेइक भाषा से यह मिला, आर्मेइक भाषा में यह मिला है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे कि आप उपदा परीक्षण कहते हैं। पूछेगा कि अशोक के शासनकाल में उपदा परीक्षण क्या होता था, तो मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की जब नियुक्ति की जाती थी तो उसके कैरेक्टर वगैरह को जांच पड़ताल होता था, जिसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कह सकते देना, उसे आप यहाँ पे उपदा परीक्षण के नाम से जानते थे। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या पूछे 18 थी। महामात्रों की संख्या पूछ सकता है आपसे, तो आपको 18 बताना है। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। अर्थशास्त्र में पूछेगा चर किसे, तो जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या टोटल कितना था? 5 था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक कहलाते थे। ध्यान रखेंगे, प्रांत के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक के नाम से आप उन्हें जानते थे। ठीक है,
देखिए प्रांतों का जो विभाजन के विषय में कहा गया है कि जो विषयपति के अधीन होते थे, प्रांत का जो विभाजन होता था ना, एरिया का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होता था वही इनके हेड होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। जैसे अभी गांव में आप मुखिया कहते हैं तो उस वक्त उसे ग्रामिक कहा जाता था। यह एक पद था, इसे ध्यान रखिएगा। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। गोप जो होता था ना, ये कितने ग्रामों का, तो 10 ग्राम का यह क्या होता था, शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो समितियों में विभाजित था। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार क्या है, नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में क्या था, विभाजित था। प्रत्येक समिति में टोटल 5 सदस्य होते थे। हर एक मतलब 6 समिति में विभाजित था और एक समिति में सदस्य कितना, 5 होता था, यानी टोटल 30 लोग थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। अगर पूछे बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना, तो 10वां भाग वसूलते थे। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड भी दिया जाता था, यानी छुपा नहीं सकते हैं आप। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मेगास्थनीज के अनुसार अगर पूछे मार्ग यानी कि सड़क वगैरह बनवाने का काम किसे मिलता था, उसे आप क्या कहते थे, तो एग्रोनोमाई के नाम से उसे आप जानते थे। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक यानी कि घोड़े के साथ 9,000 हाथी और 8,000 रथ भी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसके अनुसार, जस्टिन के अनुसार। जो पुस्तक है उसमें आपको पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ था। ठीक है, आइए देखते हैं। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार ना, ये कहाँ के थे, जस्टिन तो यूनानी लेखक थे। चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। ठीक है, किसने, चंद्रगुप्त ने। उसके बाद देखिए, यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था, सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से मुक्त किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की, जो सेना है लुटेरों की सेना भी कहा था। किसने, जस्टिन ने। किसको, चंद्रगुप्त की सेना को कि कौन सी सेना, क्या संज्ञा दी थी, तो लुटेरों की संज्ञा कहा था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, नायक कहलाता था। युद्ध के क्षेत्र में सेना का जो रोल मतलब लीड रोल में जो रहते थे उनको आप नायक के नाम से जानते थे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी पूछे कौन सा, सेनापति होता था। देखिए प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, ध्यान रखेंगे। देखिए प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी रहे थे। किसके अनुसार, तो ये प्लिनी के अनुसार आपको बताया गया है। मेगास्थनीज के अनुसार अगर आप देखेंगे तो मौर्य सेना का रख रखाव जो है ना 5 सदस्यीय यानी कि 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। किसे, देखिए अर्थशास्त्र में ना गुप्तचर को क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष के नाम से संबोधित किया गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को आप संस्था के नाम से जानते थे। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। एक जगह से दूसरी जगह जो जाता था, संचार, जैसे आप फ़ोन को जानते हैं, फ़ोन के माध्यम से संचार वगैरह कर सकते हैं, इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले गुप्तचर को आप संचार के नाम से जानते थे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। ठीक है, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जो बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि होती थी उसको आप अदेव मातृक कहते थे। ध्यान रखिएगा, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली होने वाली जो भूमि थी उसको अदेव मातृक के नाम से आप जानते थे। मौर्य काल में द्रोण
अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। पूछेगा मौर्य काल में अनाज के लिए तो द्रोण का यूज किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद के तौर पर 7 वर्गों में बांटा था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। ठीक है, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति पूछे अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। पूछेगा तो नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ की, तो कश्मीर के राजा नाम प्रवर्तक से इन्होंने सहायता लिया था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। ठीक है, अगर पूछेगा मौर्य शासक कितने दिनों तक, तो 137 वर्षों तक। अगर पूछेगा कि 10 राजा जो हुआ मौर्य समाज में, ये किसके आधार पर, तो भागवत पुराण के आधार पर। और अगर पूछेगा कि 9 राजा किसके आधार पर, तो आपको वायु पुराण बता देना, इसके आधार पर 9 राजा हुए थे मौर्य शासन में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कब? 185 ईसा पूर्व में। और मगध की गद्दी पर इन्होंने शुंग वंश की नींव डाल दिया था। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पे समझिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक काफी इंपॉर्टेंट बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कब? 185 ईसा पूर्व में। और मगध की गद्दी पर इन्होंने शुंग वंश की नींव डाल दी थी। ठीक है, यहाँ पे एक बात देख लीजिएगा, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। यह पूछा जाता है, तो आपको ये बताना है कि पाटलिपुत्र में था। ठीक है, आइए अब देखते हैं नंबर 16 ब्राह्मण समाज के बारे में। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनकर आता है। शुंग एवं कर्ण राजवंश। ठीक है, देखिए पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। पूछेगा मगध पर नींव किसने, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा डाला गया था। ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। शुंग शासक ने अपनी राजधानी कहाँ, तो विदिशा को बनाया था। पुष्यमित्र शुंग के ही द्वारा मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई थी। ठीक है, और यह ब्राह्मण जाति का था। इंडो यूनानी शासक नाम क्या था? मिनांडर। मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। अगर पूछेगा कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने हराया था, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हराया गया था। इसकी जो राजधानी थी वो विदिशा थी, और पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, आपको अभी जस्ट बताया गया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति, यानी कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहद्रथ थे, बृहद्रथ के ये सेनापति कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने ही वर्ष 185 ईसा पूर्व में, यह ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व में ही अभी चल रहे हैं, ईसा पूर्व में इन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। और मगध पर जो है ये शुंग वंश की इन्होंने स्थापना मतलब इसकी कर दिया था। देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। पूछेगा किसने किया था 2 बार, तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। अगर पूछेगा किसने, तो पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पूछेगा भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही करवाया गया था। कौन सा? भरहुत स्तूप का ये निर्माण करवाया गया था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट यहाँ पे ना आए या अच्छे से कमांड ना हो, इसीलिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से। भरहुत स्तूप पूछेगा तो अशोक वगैरह नहीं बता दीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था इसका निर्माण। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। शुंग वंश का काफ़ी छोटा वंश है, देख लीजिएगा। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दिया था, और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना कर दी गई थी। देखिए
मौर्य वंश के जो अंतिम शासक बृहद्रथ थे, इसकी हत्या किसने, ये आपका जो पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने ही करवा दिया था। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था 185 ईसा पूर्व में, और ये शुंग वंश के संस्थापक बन गए थे। ठीक है, और इनकी हत्या भी कर दी गई थी। किसने किया था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो ये देवभूति रहा था, देवभूति की भी हत्या कर दी गई थी। कब, तो 73 ईसा पूर्व में। किसने किया था, तो वासुदेव ने कर दिया था। ठीक है, वासुदेव ने कर दिया था। मतलब कहिए कि दूसरे का वंश को खत्म कर दे गया सब, और अपना अपना नया राजवंश स्टार्ट करते जाता है। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने किया था, और मगध की गद्दी पर कौन सा, तो कर्ण वंश की अवस्थापना हो जाती है। ठीक है, कर्ण वंश का अंतिम शासक अगर पूछे कौन, तो सुशर्मा नाम आपको ध्यान रखना है। आइए अब देखिए सातवाहन वंश के बारे में। देखिए शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी थी। फिर देखिए यहाँ पे हत्या हो जाता है, शिमुक की हत्या 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए फिर है कि और किसका, तो सातवाहन वंश की स्थापना कर दी जाती है। सातवाहन वंश जो है ना आंध्र प्रदेश में था। यहाँ पे आंध्र वंश जो शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि गोदावरी नदी के किनारे स्थापित किया था। प्रतिष्ठान यहाँ पे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, आंध्र वंश है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र वंश है। सातवाहन आंध्र वंश के भी नाम से आप उसे जानते हैं। यहाँ के शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ, प्रतिष्ठान जो कि गोदावरी नदी के तट पे स्थापित किया था। पूछेगा प्रतिष्ठान कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे, शिमुक थे। शिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी थे। ठीक है, ये सारे सातवाहन वंश के प्रमुख शासक रहे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। किसने, सातकर्णी ने क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राय सुई जो आपका ये है यज्ञ करवाया था। ठीक है, आपने अभी देखा था कि पुष्यमित्र जो शुंग है इसके द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तो करवाया ही, और राजसूय भी ये करवाया था। किसने, सातकर्णी ने। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य रहा करते थे। हाल ने गाथा सप्तशती और गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक 2 पुस्तकों की रचना इन्होंने किया था। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा जो सबसे ज़्यादा इसका मतलब कि प्रचलन करवाया था, देखिएगा आगे, प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। किसने, सातवाहन ने चांदी, तांबा, सीसा जो सबसे ज़्यादा सीसा का मतलब प्रचलन हुआ था, साथ ही साथ प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन इन्होंने करवाया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। कहाँ से, रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का जो आरंभ है ये सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था। अगर पूछे ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दिया जाता था, स्टार्ट किसने करवाया था, तो सातवाहन शासक ने ही सबसे पहले ये स्टार्ट करवाया था। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय जो प्रमाण है शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में ये मिलता है। ठीक है, यहीं से पता चलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गांव देने का भी उल्लेख किया गया है। अगर पूछे कि सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी रहा था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा और लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि रहता था। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वाशिष्ठी पुत्र आदि। मतलब कह रहे हैं ना कि सातवाहन वंश से आपको पता चलता है, जैसे अभी पितृ प्रधान समाज चलता है उस वक्त ना मातृसत्तात्मक टाइप से आप कहिए कि उनके मतलब बारे में पता चलता है, क्योंकि माँ के नाम से रिलेटेड बेटा का नाम रहता था, राजाओं का नाम था। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृत्वात्मक था, क्योंकि सिंहासन का जो उत्तराधिकारी है वो पुत्र ही होता था। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा खासा मतलब अजूबा टाइप का था। नाम आप देखेंगे किस तरह का, तो माँ से लिया गया था। लेकिन ये फील होता है कि जो
सिंहासन सिंहासन मतलब जो राजा बनते थे वो पुत्र ही बनते थे, क्योंकि ऐसा रहता तो पुत्री को भी बनाया जा सकता था ना, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन जैसा है, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, आभास मिलता है, पता चलता है, बट यहाँ पे ये भी सही है कि नहीं कहना मुश्किल है। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कलाकृतियाँ क्या था, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाना, अमरावती कला का विकास करवाना, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में आप उसे जानते थे। सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। किसने, सातवाहन राज्य की ही बात कहिए, उत्तर और दक्षिण का जो एरिया है मतलब एक हो पाया था, जो पहले अलग था वो बाद में एक हो गया था। अब आइए चेरी राजवंश कलिंग के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेरी राजवंश का उदय हो गया था। यह भी बहुत छोटा सा है, ठीक है। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेरी राजवंश का उदय हो गया था। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, यहीं से यह मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा रहा था, ठीक है। कौन, खारवेल, किस कहाँ का, चेदी राजवंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का भी निर्माण करवाया था। किसने, खारवेल ने करवाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 17 पे, भारत के यवन राज्य के बारे में, यानी कि देखिए, आइए इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम कैसे है, पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर आपका आ जाएगा कुषाण। तो यहाँ पे आपको पहले पढ़ना है अभी सेल्यूकस के बारे में। देखिए, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। देखिए, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी एवं मध्य एशिया का जो विशाल साम्राज्य था, इसको इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा, मतलब वैसा ही बनाए रखा, ठीक है। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। बैक्ट्रिया का जो विद्रोह है, इसका नेतृत्व पूछे किसने, तो डियोडोटस प्रथम ने किया था। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन के आपका आएगा, बैक्ट्रिया का विद्रोह जो था, इसका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो डियोडोटस प्रथम के द्वारा किया गया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। पहले में आपका डियोडोटस द्वितीय हो जाएगा, फिर आपका यूथिडेमस तीसरा हो जाएगा, डेमेट्रियस, फिर है आपका मिनांडर, फिर आपका यूक्रेटाइडस, एंटीऑक्लिडस और हर्मिक्स, ये सारे मतलब कहिए कि शासन किए थे। अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा भारत के बारे में, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। देखिए, भारत में सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के जो शासक हैं डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। 190 ईसा पूर्व में किसने, तो डेमेट्रियस ने किया था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। पूछिए किसे, साकल को अपनी राजधानी बना लिया था। इसे ही आप हिंद यूनानी या फिर बैक्ट्रिया यूनानी के नाम से आप इसे जानते हैं। देखिए, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ था, मिनांडर हुआ था। इसकी राजधानी साकल जो है ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की इन्होंने शिक्षा लिया था। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम आप मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद प्रश्न के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन के आपका ये आएगा कि आपका जो मिलिंद पन्हो है ना, इसके बारे में बताइए कि यह क्या है।
तो मीनांडर का इसमें प्रश्न और नागसेन के द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसी के बारे में ये लिखा गया है। जैसे आप अकबर बीरबल के बुक के बारे में जानते हैं उसी तरह का था यह। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। अगर पूछेगा भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने का क्रेडिट किसे जाता है तो आप किसे बताएंगे? हिंद यूनानियों को जाता है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे आप हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से जानते हैं। भारत में गंधार कला का जो उत्तम यह है इसका यह उदाहरण है। ठीक है, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर दिया था और भारतीय नाट्य कला के विकास में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। कह रहे चूँकि पर्दा यूनानियों की ही देन था इसीलिए वह इसे यवनिका के भी नाम से मतलब इसे आप जानते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध हुआ था। अब आ जाइए शक के बारे में। देखिए यूनानी के बाद पूछेगा तो शक आए थे। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग प्रांत में बसा हुआ था। देखिए यूनानी के बाद शक आए थे और शक की 5 शाखाएं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान का अलग अलग भाग रहा था। ठीक है, पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने देखिए पहली ने अफगानिस्तान, दूसरी ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी ने पश्चिमी भारत, 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन एवं प्रभुत्व स्थापित दक्कन पर जो है ये आपका प्रभुत्व स्थापित किया था। प्रथम शक राजा पूछे तो मौ था। अगर पूछे प्रथम शक राजा का नाम बता दीजिए तो आपको मौ ध्यान रखना है। शक कह रहा है कि मूलतः मध्य एशिया का निवासी था और चारागाह की खोज में ये सब कहाँ आ गए थे? भारत आ गए थे। 58 ईसा पूर्व में आ जाइए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से आरंभ हो गया था। ठीक है, उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया था। ठीक है, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के इन्होंने क्या किए थे? सिक्के चलाए थे। ठीक है, किसने? शक के बारे में बताया जा रहा है, यहीं से रिलेटेड सारा कुछ आपका है। देखिए शकों का सबसे प्रतापी शासक आपसे पूछा जाता है रुद्रदामन प्रथम। आपको ध्यान रखना है शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम था, जिसका कि शासन 130 से 150 ईस्वी तक रहा था। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक रहा था। यह जो है गुजरात के बड़े भाग पर यह इनका रहा था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो कि मौर्य के द्वारा बनाया गया था इसका जीर्णोद्धार का मतलब होता है फिर से इनको ठीक करवाया था। किसने? शकों का जो सबसे प्रतापी शासक था, नाम क्या था? रुद्रदामन प्रथम। इनका शासन जो है 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात का एक बड़ा सा एरिया पे रहा था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो कि मौर्य के द्वारा बनाया गया था इसका इन्होंने फिर से कहीं रख रखाव वगैरह ठीक ठाक करवाया, सब कुछ सही करवाया था। देखिए रुद्रदामन जो है संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जिसका कि नाम गिरनार अभिलेख है इन्होंने जारी करवाया था। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थी। यहाँ पे आप समझ पाए कि रुद्रदामन के ही द्वारा संस्कृत में गिरनार अभिलेख लिखवाया गया था। इसके पहले सभी कौन से? प्राकृत भाषा में ही लिखे जाते थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, देखिए पार्थियाई या फिर पल्लव के बारे में। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा अगर पूछे तो गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टाइमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ पर?
तो भारत आया था। और पूछे अगर कि पार्थियाई लोगों का मूल स्थान जो है वो कहाँ पर था, तो आपको ईरान में बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 19 में कुषाण वंश के बारे में। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। पल्लव के बाद कौन आए थे? कुषाण आ गए, जो यूची या फिर तोखरी भी कहलाते थे। कौन कहलाते थे? तो पल्लव के बाद जो कुषाण आए थे, कुषाण यूची और तोखरी के भी नाम से आप इसे जानते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था। उन्हीं में एक कुल थे कौन? कुषाण थे। कुषाण वंश के संस्थापक के बारे में जान लीजिए। कुजूल कडफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना इन्होंने किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो आपसे पूछेगा ही, तो कनिष्क आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी राजधानी पूछे तो पुरुषपुर या फिर पेशावर रहा था। कुषाणों का द्वितीय राजधानी कौन सा? मथुरा था। पूछे कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो मथुरा थी। पहला पूछेगा तो पुरुषपुर या फिर आप पेशावर नाम से जानते हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय के बारे में बता रहा है। एक संवत चलाया था जिसे आप शक संवत के नाम से जानते हैं, जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ तो आप शायद आपको पता ही होगा कि शक संवत के ही आधार पर भारत का कैलेंडर चल रहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में जब वो गद्दी पर बैठे थे उसी वक्त इन्होंने चलाया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडनवल कश्मीर में जो बौद्ध विद्वान है वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। पूछेगा कनिष्क जो है किसका अनुयायी था, तो आपको बताना है कि इसका महायान संप्रदाय का यह अनुयायी रहा था। चीनी जनरल, नाम ध्यान रखिएगा, पेन चोआ ने कनिष्क को हराया था। पूछेगा कनिष्क को किसने हराया था? चीनी जनरल पेन चोआ ने हरा दिया था कनिष्क को। ठीक है, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। ध्यान रखेंगे किसने? तो कुषाण ने सोने का सर्वाधिक शुद्ध जो सिक्का है वो जारी करवाया था। देखिए, कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। किसने? कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी वाला भारत में सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के को जारी करवाया था। कनिष्क का राज्य वैद्य पूछे तो आयुर्वेद का जो विख्यात विद्वान जो था चरक था, जिसने कि चरक संहिता की रचना की थी। चरक के ही द्वारा चरक संहिता लिखा गया, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश के नाम से आप उसे जानते हैं। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है और यहीं से इसे विश्वकोश के नाम से इसे बौद्ध धर्म का आप ध्यान रखेंगे। किसका? तो ये बौद्ध धर्म का इसे आप विश्वकोश के नाम से जानते हैं। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण नाम क्या था? बुद्ध चरित्र की रचना की थी। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के शासन दरबार में विभूति थे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत का आइंस्टीन पूछे किसे कहा जाता है, तो भारत का जो आइंस्टीन है आप नागार्जुन को जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत का आइंस्टीन पूछे किसे, तो नागार्जुन को आप जानते हैं। इन्हीं की पुस्तक है जिसमें कि माध्यमिक सूत्र है, इसमें ना नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, कनिष्क की जो मृत्यु है वो 102 ईस्वी में हो जाती है। कनिष्क की मृत्यु कब होती है? 102 ईस्वी में हो जाती है। कुषाण वंश का अंतिम शासक पूछेगा कौन सा? वासुदेव रहा था। ध्यान रखेंगे, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से लिया था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। पूछेगा गांधार शैली और मथुरा शैली का जो विकास है ना, किसके शासन काल में हुआ था? ये कनिष्क के ही शासन काल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए ना तक्षशिला जो है यह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन? तो कुषाण शासक ही थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था।
रेशम का जो मार्ग का जो आरंभ है ये कनिष्क ने करवाया था। पूछेगा किसने, तो कनिष्क ने करवाया था। रेशम बनाने का जो तकनीक का आविष्कार है सबसे पहले यह चीन में हुआ था। नंबर सेकंड देखिए, मथुरा जिसे आप शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण के लिए जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास अगर पूछे तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में ही क्या हुआ था, वास्तुकला के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि विकास। और बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा के बारे में पूछेगा तो ये किसके शासनकाल में, तो कुषाण के ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए नंबर 20 यहाँ पे आते हैं, संगम युग है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास आप संगम युग के बारे में देखेंगे। आप पहले इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, 1 या 2 बार देखिए। पीछे का भी जो भी क्लास आपको बताया गया है आप उसे एक बार ज़रा अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिला ही होगा, लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सबसे पहले लूसेंट का पार्ट 1 पार्ट सेकंड को देख लीजिए। आज आपने पार्ट 3 देखा। आशा करता हूँ आज का भी क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा। बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों को नहीं बताया गया, जो लोग नए जुड़े हों आज के इस क्लास में, अगर आपके पास लूसेंट का जो बुक है अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। किसे ज्वाइन करिए, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से आप आज के इस क्लास का पीडीएफ ले लीजिए, और भी 2 जो क्लास आपका हुआ है इसका लूसेंट का वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं यूज करते हो टेलीग्राम तो आप आराम से बिना आपको टेंशन लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, उसके बिना तो खैर ज़िंदगी चलेगा नहीं, है ना। तो देखिए 9576843550 इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा। आपको अगर लूसेंट का पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको बस मैसेज करके बताना है कि सर लूसेंट का पीडीएफ दे दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर आप अच्छे से देख लीजिए, 9576843550 इस नंबर पर आप मैसेज करके क्लास का पीडीएफ लेकर अच्छे से अपना तैयारी को कवर कर लीजिए। एक और क्लास आप देखेंगे संगम युग से लेकर आप स्टार्ट करेंगे राजपूत का वंश, जो आपका लास्ट 27 या 28 नंबर का टॉपिक है, वहाँ तक आप देखिए। उसके बाद आपको इन सारे का ना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज करवा दिया जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप कहिए कि लूसेंट आपका काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।